हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है टॉपिक, इसके पीछे कारण है कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और हर एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे पहले वाले जो कंटेंट बनाया हुआ है उस प्लेलिस्ट में आपको ये दो हिस्सों में ये टॉपिक मिलेगा। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो में इसको पूरे टॉपिक को डाल दूँ ताकि आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वीडियो में सारे रूल्स पैसिव वॉइस के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस को आपको ये भी बता देता हूँ कि पैसिव वॉइस जो है इसको वॉइस भी कहा जाता है। ठीक है, वॉइस क्यों कहा जाता है, इसमें एक्टिव वॉइस क्यों कहा जाता है, पैसिव वॉइस क्यों कहा जाता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। इसमें आगे बेसिक इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहले देखिए कि जिन वाक्यों में कर्ता सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे और कर्ता को प्राथमिकता दी जाती है। कर्ता सब्जेक्ट कार्य करने वाला है और सब्जेक्ट को ही प्राथमिकता दी जाती है, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, तो वह तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। और जिस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव रहता है और सब्जेक्ट को पैसिव कर दिया जाता है, वो होता है पैसिव वॉइस। तो इसमें देखो देखो जिन वाक्यों में कर्म जो हो गया ऑब्जेक्ट, उसको प्राथमिकता दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है, वे पैसिव वॉइस कहलाते हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता से वाक्य शुरू होता है, बिल्कुल जो हम टेंसेज में पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में किसको प्राथमिकता दी जाती है, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अब जैसे आपके सामने एक वाक्य है, वह एक किताब लिख रहा है। ठीक है, वह एक किताब लिख रहा है, तो वह क्या है इसमें, यह क्या है, यह है सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हुआ, वो लिखने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है सब्जेक्ट, तो ये हुआ एक्टिव। इस वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट को प्रमुखता दी गई है, अतः ये एक्टिव सेंटेंस है। और अगला वाक्य देखिए, एक किताब मेरे द्वारा लिखी जा रही है, तो ये किताब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और किए गए कार्य का प्रभाव सब इस पे ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अब क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे भी रीजन है कि देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, चूंकि हम टेंसेज में पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस है, और जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं, शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। जब भी किसी सब एक्शन में हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं है, फर्स्ट रीजन होता है व्हेन वी डू नॉट नो हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन। किए गए कार्य का डूअर कौन है, कर्ता कौन है, हमें पता ही नहीं है, तो पहली बात तब हम पैसिव यूज करते हैं, है ना। तो जैसे मैं कहता हूं कि माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, तो अब मुझे पता ही नहीं है किसने चोरी किया है, तो पैसिव यूज करना पड़ेगा। कई बार सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जैसे मैं कहता हूं कि इन राजस्थान राजस्थानी इज स्पोकन, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्वियस हो गया, पता है लोग ही बोलेंगे। तो कई बार सब्जेक्ट ऑब्वियस होता है तब भी हमें इसको यूज नहीं करना, और ऐसी कंडीशन में हम पैसिव यूज करेंगे। और कई बार सब्जेक्ट बताना ही नहीं है हमें, तभी हम पैसिव यूज कर सकते हैं। तो तीन कंडीशन हो गई, एक सब्जेक्ट पता ही नहीं है, ठीक है, when we do not know the subject. Second, we know the subject but we think that this is not important that we use such subject, है ना। इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट वी नो दैट दिस पर्सन इज द डूअर, है ना। मैंने उसका इलाज करवाया, तो डॉक्टर से इलाज करवाया, तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर बोलने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर ही इलाज करेगा। तो ये भी एक कंडीशन होती है। या हमें होता क्या है, हम इंटेंशनली हम सब्जेक्ट नहीं बताना चाह रहे हैं, तब भी हम पैसिव यूज कर सकते हैं। आया समझ में। अब हम पहले पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे, वो होता है रूल्स ऑफ नो पैसिव। नो पैसिव के रूल्स मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी वाक्य को आप पैसिव में बदल सको। कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जब आप पैसिव नहीं बना सकते, वाक्य दिया गया है उसका पैसिव नहीं बनेगा। तो ऐसे कौन सी कंडीशन है जब हम पैसिव नहीं बना सकते, तो वो भी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। क्या पता हमें वाक्य ऐसा दिया गया है जिसका पैसिव बनता ही नहीं है, एंड वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स टू
or we are thinking how to convert it into passive. So why to waste our energy in converting that sentence when that sentence can never be converted into passive? So this is the reason that we must know this rule. हमें ये नियम पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन है. तो इंग्लिश ग्रामर में टेंसेज जो होते हैं, देखो मैं अभी जो मैं आपको टेंस बताऊंगा वो टेंस पैसिव में नहीं बदले जाते हैं. वो कौन कौन से हैं टेंसेज में, कौन कौन से वो टेंस है जो पैसिव में नहीं बदले जाते. हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस होता है जैसे, ठीक है, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर, और इन तीनों में चार चार और होते हैं. इनडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इन 12 में से कुल 4 ऐसे हैं जिनके आप क्या है कि कभी पैसिव नहीं बना सकते. और वो 4 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट का जो चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसमें क्या आता है? हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी. ये अब अगर किसी सेंटेंस में है तो उसका पैसिव कभी नहीं बनेगा. एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग. आई हैव बीन वर्किंग, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, इसका पैसिव कभी नहीं बनेगा. या शी हैज बीन डांसिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से नाच रही है, तो इनका पैसिव नहीं बनेगा. इसका आंसर क्या होगा? वी हैव टू सिंपली मार्क नो पैसिव हेयर. इसका आंसर क्या होगा? नो पैसिव. ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनेगा. आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसका भी पैसिव नहीं बनता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैड बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है. पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर द सीएम फॉर 10 आवर्स. 10 घंटे से वो सीएम का वेट कर रहे थे. तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी आंसर हो जाएगा नो पैसिव. ठीक है. वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द फंक्शन सिंस मंडे. हम मंडे से इस फंक्शन की तैयारी कर रहे थे. इसमें भी क्या आंसर हो जाएगा? नो पैसिव. आए समझ में? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. ठीक है, इनको देख लेते हैं. अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. 2 परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लिए. तो फ्यूचर में भी सेम परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पैसिव में नहीं बदल सकते. उसमें क्या आता है? शैल विल हैव बीन आईएनजी. ये आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे दे विल हैव बीन प्लानिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो लंबे समय से इसकी तैयारी या योजना बना रहे होंगे. स्टूडेंट्स विल हैव बीन थिंकिंग द आंसर फॉर 1 आवर. 1 घंटे से विद्यार्थी है वो इसका आंसर खोज रहे होंगे या इसके बारे में सोच रहे होंगे. तो 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. देखिए कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, इनका क्या है कि पैसिव कभी नहीं बनता है. आगे, गर्ल्स विल बी प्रिपेयरिंग इन द ऑडिटोरियम. अगला कौन सा टेंस है? देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो अगला हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस. इसमें क्या होता है? शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी. इसका भी पैसिव कभी नहीं बनता है. तो चौथा ये टेंस हो गया जिसका पैसिव नहीं बनता. शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी. तो गर्ल्स विल बी प्रैक्टिसिंग, ये हो गया. इन दी ऑडिटोरियम, शी विल बी वॉचिंग सम मूवी इन हर रूम. तो दोनों क्या हो गए? कंटिन्यूअस हो गए, फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? नो पैसिव. इनका पैसिव कभी नहीं बनेगा. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए दूसरा रूल नो पैसिव का. पहला तो क्या हो गया? 4 टेंस हो गए. कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो 3 तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गए और चौथा हो गया सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो 4 के पैसिव नहीं बनते. अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ओवरऑल पैसिव वॉइस में कि अकर्मक जो क्रियाएं होती है, अकर्मक क्रियाएं, इनका पैसिव कभी नहीं बनता.
ठीक है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिसमें कभी भी सब जो ऑब्जेक्ट है वो साथ में नहीं आता। जैसे मैं कहता हूं कि वाक्य लिखता हूं, वह हंस रहा है, ठीक है, या फिर वे अ, चिल्ला रहे हैं, या फिर मैं कहता हूं वह कक्षा में है, तो इसका भी पैसिव कभी नहीं बनेगा। ठीक है, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट न हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उन्हें अकर्मक क्रिया वाले वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य में क्रिया अकर्मक होती है और अकर्मक क्रियाओं का पैसिव में नहीं बदला जा सकता। आया समझ में? अकर्मक को पैसिव में नहीं बदल सकते। अब ऑब्जेक्ट है या नहीं ये कैसे पता करेंगे? जैसे ये वाक्य है, आई लाफ्ड लाउडली, ये आपके सामने वाक्य है कि मैं जोर से हंसा, मैं जोर से हंसा। इस वाक्य में हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए क्या रूल होगा? ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए दिए गए वाक्य में क्या, किसे और किसको, इन तीन से प्रश्न करना है। 3 WH वर्ड है, इनसे प्रश्न करो और जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं जोर से हंसा, तो मैं क्या हंसा? पता चला कुछ? नहीं, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, मैं किसे हंसा, इसका भी कोई आंसर आता है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उपयुक्त वाक्य में क्या किसे से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, अतः इस वाक्य में पैसिव में नहीं बदल सकते। लाफ वैसे भी क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लाफ क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब को कभी भी पैसिव में नहीं बदल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार समझ ही लेते हैं। एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं इसको। जैसे मैं वाक्य लिखता हूं कि आई गेव हिम अ नॉवेल, मैंने उसे एक उपन्यास दिया। तो मैंने उसे क्या दिया? तो क्या आएगा? नॉवेल। ठीक है, मैंने उपन्यास किसे दिया? ठीक है, तो क्या आएगा? हिम। तो क्या और किसे से प्रश्न करने पर दोनों में ऑब्जेक्ट आपको मिला है यहाँ पर। ठीक है, दोनों में आपको ऑब्जेक्ट मिला है। तो कई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बनेगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है और उसका पैसिव बनाना है तो क्या रूल होते हैं? अब हम आते हैं डायरेक्ट कि पैसिव के रूल्स कैसे बनते हैं, उस पर आते हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ पैसिव, पैसिव बनाने के क्या नियम हैं, तो देखते हैं रूल्स ऑफ पैसिव। पहला, ऑब्जेक्ट पता चल गया ना, तो उस ऑब्जेक्ट का सबको सब्जेक्ट में बदलकर पैसिव के शुरुआत में लिखा जाता है। जैसे मैंने ये अभी वाक्य लिखा था, आई DRANK ड्रैंक टी, मैंने चाय पी। तो मैंने क्या पी? आंसर क्या आएगा? टी। तो ये जो टी है ये पैसिव के शुरुआत में आएगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी मान लीजिए कोई प्रोनाउन होता है, हिम आ गया, तो इस हिम को हमें सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा, और वो बदलने का नियम नियम अभी देख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव के सबसे शुरुआत में लिखा जाता है, पहला रूल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्टिव वाक्य जो है उसमें प्रयुक्त सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को बदलना है हमें। जैसे मैं वाक्य लिखा है, आई एम राइटिंग अ बुक। तो अब बुक तो ऑब्जेक्ट है, ये तो आ गया। एम को बदलना है, राइटिंग को बदलना है, ये दोनों कैसे बदले जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बदलना है। इन दोनों को बदलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेबल है जो आपको याद रखनी है। इस टेबल को आपको याद रखना है। इस टेबल में क्या है देखिए, मैंने ये जो रेड में किया है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस है।
जैसे अब इसमें है क्या, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, तो कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आता है तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। अगला डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये भी बदलता है इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। अगला है इज आर एम प्लस आई एन जी, ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये किस में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम प्लस आई एन जी। ये इज आर एम का तो इज आर एम रहना ही है, बीइंग और आएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इन सभी में आएगी, यहां से यहां तक सब में। ठीक, अगला हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हुआ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये किस में बदलता है, हैज हैव प्लस बीन में बदला और थर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, अब ये कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमने पढ़ लिया था कि इसका नो पैसिव होता है, ये कभी भी पैसिव में नहीं बदला जाता है। ठीक है, अगला आता है रूल, अगला हम देखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये कौन सा टेंस है, ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये किस में बदलता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा। अगला डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेम पास्ट इंडेफिनिट ही है ये, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये भी वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। नेक्स्ट वॉज वर प्लस आईएनजी मान लो आया है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। ये किस में बदलता है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदला। नेक्स्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये पूरा ब्लू में है, ये पास्ट में है, ध्यान में रखना, ये पूरा किस में है, ये पास्ट में है। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा हुआ, ये पूरा देखो अब ये आपके सामने है, ये कौन सा है, फ्यूचर टेंस है, पूरा ग्रीन में है वो फ्यूचर टेंस है। शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ये किस में बदलता है, शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। अगला शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी है, ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये इसका रूल क्या होता है, नो पैसिव, हम देख चुके हैं इसको भी। अगला शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट, ये किस में बदलेगा, शैल विल प्लस हैव बीन, इसमें बदलेगा, और थर्ड फॉर्म तो फिक्स है। आगे बढ़ते हैं, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी, कौन सा टेंस हुआ, ये टेंस हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये भी क्या होता है, नो पैसिव, ये भी पैसिव में नहीं बदलेगा। एक रूल इसके साथ में और देख लेते हैं कि मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसका रूल क्या होता है, मॉडल तो वैसे ही रहेगा, बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। ये हुई पूरी टेबल आपके टेंस की, और ये अगर आपको परफेक्ट याद है, अच्छे से याद है, तो आपको कभी भी पैसिव वॉइस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए रूल थर्ड पे आते हैं। अब हमने हेल्पिंग वर्ब देख ली, रूल थर्ड कहता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये अभी हमने टेबल में देख ही लिया है, सब में क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो रूल थर्ड हुआ कि थर्ड फॉर्म आएगी। रूल फोर, बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा, इसमें का प्रयोग किया जाएगा। अब बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय आएगा, तो बाय प्रेपोजिशन के वैसे अलावा भी कुछ प्रेपोजिशन आते हैं जिनको आगे मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पर बाय यूज नहीं होकर के आप उसमें, आप मान लीजिए इन का यूज कर सकते हैं, विद का यूज कर सकते हैं, एड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या टू का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे भी प्रेपोजिशंस है जो पैसिव में बाय की जगह आते हैं, उसको हम देख लेंगे आगे। फिफ्थ रूल है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट रूल, यही बचा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। ठीक है, और फिर एक्टिव में आने वाले सब्जेक्ट को पैसिव के वाक्य के अंत में सब्जेक्ट में बदलकर लिखा जाता है।
इसको मैं समझा देता हूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदला जाता है। जैसे मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, ठीक है। अभी फोर्थ रूल लिखा था कि आपको बाय लिखना है। अब जो भी बदला जाता है, बाय लिखा। अब इसके बाद में ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, इसको हमें ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो ऑब्जेक्ट में बदल करके बाय के बाद में, बाय इसमें मी आएगा पहले, तो ये लिख तो लेते हैं। अब क्यों आएगा इसको हम इस टेबल से समझ लेते हैं। कैसे हुआ देखो, ये 1 और 5 दोनों रूल में हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल करके वाक्य के शुरू में लिखो, ये पहला रूल था। 5वां रूल ये था कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल करके वाक्य के अंत में लिखो। तो उसको बदलने के क्या तरीके हैं। आई को किस में बदला जाता है, मी में। वी को किस में बदला जाता है, अस में। यू को यू में ही, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। ही किस में बदलता है, हिम में। और शी किस में बदलता है, हर में। ये इंटरचेंज हुआ। ये तो जो होता है ना देखो पार्ट, ये होता है सब्जेक्टिव केस और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और ऐसे ही आपस में बदलते हैं। मी आया है ऑब्जेक्ट में और उसको सब्जेक्ट में बदलना है। जैसे मैं वाक्य लिखता हूं यहां पर, शी हेल्प्स मी। अब ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं लिखता हूं, सब्जेक्ट में बदलना है तो आई आ जाएगा। फिर जो भी मान लो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है। अब मैंने लिखा बाय लिखा। अब शी सब्जेक्ट है। 5वां रूल कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, तो बाय क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो शी का हर हो गया। यहाँ पे मी था तो मी का क्या हो गया, आई हो गया। यहाँ पर आया समझ में। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा कोई वाक्य देखते हैं, ठीक है। इसी में देखो मैंने बता दिया, आई थ्रेटन हिम, ठीक है। अब इसमें आई जो था वो तो किस में बदला, मी में बदल गया। हिम जो था ऑब्जेक्ट, ये बदल गया ही में। तो ये तो अभी मैंने एक एग्जांपल से वैसे ही आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान में रखना है कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो बाय करके लिखा नहीं जाता है। तो ऐसे कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे हेडिंग भी लिख लेते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में क्या होता है, वन, नो वन, नो बडी, नन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पुलिस, पीपल और दे। ये अगर सब्जेक्ट में कहीं पे भी आते हैं तो उनको क्या है कि आपको बाय करके कभी नहीं लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब जैसे वन शुड, आपके ये वाक्य दे रखा है, वन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब इसमें ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, यहां पर ये जो हिस्सा है बाय वन कभी नहीं होगा, बाय वन कभी नहीं होगा। दे शाउटेड एट मी, तो इसमें भी बाय देम ये वाला हिस्सा कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको बाय वन, बाय एवरीवन, बाय पुलिस, बाय पीपल ऐसे करके कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में वन और दे अनइम्पोर्टेंट करता है या सब्जेक्ट है, और इनको पैसिव बनाते समय इनको पैसिव में नहीं लिखा जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां तक बेसिक सारे रूल्स आ गए हैं। अब हम अलग अलग तरीके के वाक्यों में हम देखते हैं इसका कैसे यूज होता है। अब देखते हैं इसमें ऐसे वाक्यों में पैसिव बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो डायरेक्ट हम पैसिव का स्ट्रक्चर ही देखते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिखना है, तो ये सबसे पहले आ गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमने टेबल देखी थी, रूल नंबर सेकंड टेबल देखी थी। उसी में आया था कि बी इन बीइंग यूज होना है, तो वो भी आ गया। अगर जरूरत है तो, इफ एनी का मतलब अगर जरूरत है तो। फिर तीसरा रूल पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म आएगी। चौथा रूल पढ़ा था कि बाय आएगा। पांचवा रूल पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके वाक्य के अंत में लिखो। तो ये 5 ही तो रूल थे और पांचों इस पूरी टेबल में आ गया है। अब एक एक वाक्य करके देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट।
आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें क्या हुआ देखिए कि आई प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं क्या खेलता हूं, क्रिकेट। तो इस वाक्य में क्या हुआ, क्रिकेट सबसे पहले आ गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में अब आपको देखो कि यहाँ पे सेकंड रूल, आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगानी है। यहाँ पे आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है, इज, आर और एम में बदलती है। अब क्रिकेट के साथ में क्या लगेगा, क्रिकेट इज, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब आपने यूज कर दी। थर्ड फॉर्म प्लेड आती है, तो थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया आपका, रूल हो गया। तो ये आपने प्लेड यहाँ पे लिख दिया, क्रिकेट इज प्लेड। फिर चौथा रूल क्या कहता है कि बाय आएगा, तो ये अपने बाय भी यहाँ पे रूल के हिसाब से लगा दिया। फिर फिफ्थ रूल कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके, आई है तो आई किस में बदलता है, मी में, ये आपका फिफ्थ रूल हो गया। तो 5 रूल है, पांचों रूल को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, शी इज वॉशिंग कर्टेन्स। तो शी इज वॉशिंग कर्टेन्स को देखते हैं। सबसे पहले वह कपड़े पर्दे धो रही है, तो क्या धो रही है, पर्दे। तो क्या से प्रश्न किया, तो क्या आया आंसर, कर्टेन्स। ठीक है, कर्टेन्स आया, कर्टेन्स यहां सबसे पहले आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये प्लूरल है, इज आर एम प्लस आई एन जी किस में बदलता है, देखिए इज आर एम प्लस जो आई एन जी है, ये किस में बदलता है, ये बदलता है इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। तो कर्टेन्स इज आर एम प्लूरल है, तो आर आ गया। बीइंग अभी जो हमने लिखा था कि जरूरत है, तो यहाँ पे आएगा थर्ड फॉर्म से पहले। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर चौथा रूल बाय आ गया। फिर यहाँ पे शी है, शी का क्या हो जाएगा, बाय हर। शी ऑब्जेक्ट में बदलना है आपको, तो बाय हर, ये फिफ्थ रूल हो गया। अगला देखते हैं, दे विल बीट यू, दे विल बीट यू। तो यू ऑब्जेक्ट है, किससे, आपने प्रश्न किया किससे, वे किसे पीटेंगे, तो यू। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट भी क्या बनता है, यू ही बनता है, तो यू आपने यहां सबसे पहले लिख दिया। शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में बदलता है, शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यू के साथ में आ गया, विल आ गया, बी आ गया, और बीट का बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब इसके बाद में बाय करके दैम, मैंने अभी बताया था कि नहीं लिखा जाता है, बाय कर और दैम इसमें नहीं लिखा जाता है, तो इस कारण से हमें इसको यहां पर नहीं लिखना है। आई हैव नॉट सीन हिम। अब अगला रूल, हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, ये किस में बदलेगा, हैज, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा। तो देखो हिम जो इसमें है, किसी से प्रश्न किया ना आपने, आई हैव नॉट सीन हिम, किसी नहीं देखा है, तो किसी का आंसर हुआ हिम। हिम बदला किसमें, ही में, तो यहाँ पे आ गया ही के साथ हैज में से क्या आएगा, हैज आ गया। नेगेटिव है तो नॉट आ गया। बीन रूल के हिसाब से आना है, तो बीन आ गया, यहाँ पर सीन होगा, तो सीन आ गया थर्ड फॉर्म। फिर चौथा रूल के हिसाब से बाय आ गया, और आई जो है ये किस में बदलेगा, मी में, ये हो गया फिफ्थ रूल। आया समझ में। ये अभी हमने देखे हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाने, प्रश्नवाचक वाक्यों के पैसिव बनाने हैं। तो इंटेरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य है, उनके पैसिव बनाने हैं। तो उनके पैसिव कैसे बनेंगे, उनको देख लेते हैं। ठीक है, इनको क्या रूल है वो देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों का रूल ये होता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये होता है एक एक्टिव सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही थी वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी आगे आएगी, जो एक्टिव में आगे है वो पैसिव में आगे रहेगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई यहाँ पर, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, बी बीन बीइंग अगर जरूरत है तो। थर्ड फॉर्म का रूल हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था,
फोर्थ नंबर बाय का रूल पढ़ा था, फिफ्थ नंबर सब्जेक्ट का रूल पढ़ा था। तो रूल वही है, सिर्फ जो पहले क्या आ रहा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, ठीक है, और मेन वर्ब आ रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया इंटरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, बस यही अंतर है इसमें, और कुछ अंतर नहीं है। अब इसी को हम कन्वर्ट करके देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। सारे रूल्स वही है, ये याद रखना, सारे रूल्स वही है। अब जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश में अब ये देखिए कि डू प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में बदलता है, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में बदलता है, इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इज आर एम में से, तीनों में से कोई एक वर्ब आनी है। अब वो कौन सी आएगी, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ, ये यहां पर आया, लेकिन इसी के हिसाब से इज आर एम ऐसे आना है। तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ में इज आएगा, तो इज इंग्लिश, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई, देखो ये आ गई हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ये आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। फिर थर्ड फॉर्म स्पीक की हो गई, स्पोकन हो गई। बाय चौथा रूल हो गया, और यू का यू रह गया, पांचवा रूल हो गया। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक और देखते हैं, वॉज वर प्लस आईएनजी, इसमें क्या आ रहा है, वॉज वर प्लस आईएनजी आ रहा है, ठीक है, वर और आईएनजी। तो ये किस में बदलता है, वॉज वर प्लस आईएनजी बदलता है वॉज वर प्लस बीइंग में, ठीक है, और थर्ड फॉर्म में इसमें बदलता है। अब देखिए यहाँ पे स्लोगन्स, वर पीपल्स शाउटिंग स्लोगन्स, क्या लोग नारे दे रहे थे, तो नारे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी के हिसाब से वॉज वर में से कोई आना है, तो स्लोगन्स प्लूरल है ना, तो वर आ गया। अब इसके साथ में हमने पढ़ा कि बीइंग आएगा, तो ये बीइंग आ गया, और थर्ड फॉर्म हो गई शाउटेड। और बाय पीपल इसमें करके नहीं लिखा जाता है, तो वो हमने इसमें नहीं लिखा है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैन यू सॉल्व दिस सम, मॉडल है, मॉडल का रूल क्या होता है, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बदलती है मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है, ये याद रखना है। तो कैन का कैन ये हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस सम, तो ये दिस सम ऑब्जेक्ट हो गया। बी रूल के हिसाब से आना है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय और यू, यू का यू रह गया यहाँ पर, ठीक है, ये फिफ्थ रूल हो गया। अगला सेंटेंस, हैव यू टेकन मेडिसिन, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म बदलता है हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। तो हैज हैव में से क्या आएगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट आ गया आगे सबसे पहले, ये होता है सिंगुलर, तो हैज मेडिसिन हो गया। बीन अपनी जगह पे आएगा थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये चौथा रूल हो गया, ये हो गया पांचवा रूल के यू का यू हो गया। आया समझ में, तो ये हो गया आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट है जो आपके डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य हो गए, डब्ल्यू एच वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको देखना। अब इसका ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक है, ये होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य, डब्ल्यू एच वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड्स होते कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो या तो डब्ल्यू से शुरू होते हैं या एस से शुरू होते हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, या हाउ, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मच। इनके पैसिव बनाने के रूल में ज्यादा कोई चेंज नहीं है। इसमें होगा क्या, ये डब्ल्यू एच वर्ड है ना, ये एज इट इज रह जाएगा। देखो हाउ का हाउ हो गया, वेयर का वेयर हो गया, वैन का वैन हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसके एग्जांपल देख ले, व्हेन डिड यू राइट दिस पोएम, वैन का वैन हो गया। अब डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में बदलता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ये बदलता है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो व्हेन वॉज वर में से क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट बताएगा, ये क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा, वॉज, व्हेन वॉज दिस पोएम। तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये याद रखना है आपको।
इंटेरोगेटिव में या फिर WH वर्ड में पहले WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो व्हेन वाज दिस पोएम ऑब्जेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई और बाय यू हो गया। ऐसे ही हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, हाउ का हाउ आपने लिख दिया, ये तो सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब अगला रूल है कि डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में बदलता है, इज, आर, एम और प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इस आर एम में से क्या आना है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट है इट, ठीक है। अब यहां पर आपको इट लिखना पड़ेगा। हाउ, अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी है, ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पे, इट पे। इट जो है सिंगुलर है तो हाउ इज हो गया, फिर इट हो गया, फिर थर्ड फॉर्म प्रोनाउंस्ड हो गई और बाय और यू, ठीक है। ये हो गया आपका एक और इंटेरोगेटिव। अगला देखते हैं वाक्य, ठीक है। वेयर हैव यू सीन हिम, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, ठीक है। तो वेयर सबसे पहले आ गया, वेयर का वेयर हो गया। अब इसके बाद में हिम ऑब्जेक्ट है, इस हिम का क्या हो जाएगा, देखिए ही बदल जाता है। हिम किस में बदला, ही में बदल गया। इसके हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैज में से हैज आ गई ही के साथ में, फिर हैज के साथ में बीन आता है तो बीन आ गया। थर्ड फॉर्म आती है सीन, बाय और यू। नेक्स्ट, व्हाट वाज ही कुकिंग टुडे, वह आज क्या पका रहा था। तो व्हाट का व्हाट आ गया, वॉज वर प्लस आईएनजी किस में बदलता है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। तो व्हाट वाज, ठीक है। अब इसमें देखिए कि व्हाट चूंकि ऑब्जेक्ट ही बताता है ना, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए वाक्य है, तो व्हाट को ऑब्जेक्ट मानते हुए ये सिंगुलर हो गया। व्हाट वाज थर्ड फॉर्म बीइंग हो गई, ये हो गई बीन हो गई और ये हो गई थर्ड फॉर्म हो गई। बाय हो गया, हिम हो गया और टुडे हो गया। ही का क्या हो गया यहाँ पे, हिम हो गया। हुआ, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पिक्चर पिक्चर्स हैज शी पेंटेड, ठीक है। तो हाउ मैनी का हाउ मैनी हो गया। हाउ मैनी देखिए एक ऐसा वर्ड है WH वर्ड, हाउ मैनी, फिर हाउ मच, एक होता है हुज और एक होता है विच। इन चारों के बाद में हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, ये याद रखना। इनके बाद में ऑब्जेक्ट आता ही है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इसके बाद में ही है। तो हाउ मैनी पिक्चर्स, ये अलग नहीं होते दोनों, ध्यान में रखना। हाउ मैनी पिक्चर्स, अब प्लूरल है पिक्चर्स तो हैव, हाउ मैनी हैव पिक्चर्स नहीं होगा, हैव यहाँ पर लाना गलत हो जाएगा। तो हाउ मैनी पिक्चर्स हैव बीन पेंटेड और बाय शी का क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदल दिया हर में। आया समझ में। तो ये हो गया इसका एक और WH वर्ड वाले वाक्यों का। अब हो गया हु वाले वाक्य जो है उनका पैसिव बनाना, हु वाले वाक्यों का पैसिव बनाना। अब इसके नियम क्या है, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हु वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनता है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। हु वाले का स्ट्रक्चर ज्यादा कोई चेंज नहीं है, रूल सारे सेम हैं। अब देखिए क्या होता है, हु जो होता है ना, ये बदलता है बाय हुम में। अब कारण क्या है ये भी समझ लीजिए, हु बाय हुम में क्यों बदलता है। हम हु का यूज क्यों करते हैं, सब्जेक्ट को पता करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट पता करने के लिए हु का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट पता करने के लिए। तो ऐसे वाक्य में जो हु से शुरू होता है सब्जेक्ट कभी नहीं होता है। तो आप पैसिव में जो करते थे ना रूल कि बाय प्लस सब्जेक्ट कर दो, तो वो इसमें कभी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हु को इसके ऑब्जेक्टिव केस में हुम में बदल दिया जाता है और बाय उससे पहले लगा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका बाय हुम, ठीक है। बाय हुम के बाद में दूसरा स्टेप है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी। तीसरा, जो अब बाकी रूल सारे सेम है, ऑब्जेक्ट आ गया, बी बीन बीइंग अगर जरूरत है तो आएंगे, फिर थर्ड फॉर्म आएगा। अब इसमें बाय करके कुछ नहीं आना है क्योंकि ये हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं। अब जैसे वाक्य देखते हैं, हु इज टीजिंग यू, तुम्हें कौन चिढ़ा रहा है।
तो बाय हुम आ गया यहाँ पर, हु का बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आर एम प्लस आई एन जी किस में बदलता है, इज आर एम प्लस बीइंग में, इज आर एम प्लस बीइंग में बदलता है। तो इज आर एम प्लस बीइंग में से, तो इज आर एम में से क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो आर आ गया, बाय हुम आर यू, बीइंग रूल के हिसाब से आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर टीज्ड, है ना। हु कैन हेल्प हिम, हु का क्या हो गया, बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब आनी है दूसरा स्टेप, तो दूसरे स्टेप में आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये लगा दी यहाँ पर। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, हिम है, ये बदल गया सब्जेक्ट में, तो ही आ गया। मॉडल है, तो मॉडल हमेशा किस में बदलता है, कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी में बदलता है, तो ये बी आ गया और थर्ड फॉर्म हो गई ये। ठीक है, तो ये एक और इसका हु का एग्जांपल हो गया। अब आगे देखते हैं, हु हैज टेकन योर इंटरव्यू, तो हु है ना किस में बदल गया, बाय हुम में। अब इसके बाद में देखो, योर इंटरव्यू ये ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हैज हैव में से क्या आएगा, हैज और हैव में से इसमें सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा, हैज, तो बाय हुम हैज आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, रूल के हिसाब से बीन आना चाहिए और थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब फिर हु का क्या होगा, बाय हुम, मॉडल है तो मॉडल अपनी जगह पे आ गया। फिर क्या आया, हर जो ऑब्जेक्ट है ये किस में बदला, ये बदला शी में, तो ये यहाँ पे शी आ गया सब्जेक्ट, तो बाय हुम हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में शी आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। अब बी बीन बींग अगर है तो यहीं आ जाएंगे। ठीक है, ये यहीं पे आ जाएंगे अगर जरूरत है तो। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना ही इसका आंसर होगा। तो विल शी बी आ गया, मॉडल है तो, और यहाँ पे आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना ही रूल है इसका। आगे देखते हैं, हुम वाले वाक्यों को बदलने के क्या रूल होते हैं। ठीक है, अब हुम से जो वाक्य शुरू होते हैं ये थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसके पैसिव के स्ट्रक्चर को समझना है, तो देखते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर का क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है हुम वाले वाक्यों का। अब थोड़ा सा एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी हुम वाले वाक्यों में, हुम जो है आपने अभी पढ़ा था हमने शुरू में कि ये किसके लिए काम आता है, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए काम आता है। तो जब हुम से वाक्य बनता है तो एक ऑब्जेक्ट तो उसमें हमेशा मिसिंग होगा, क्योंकि हम हुम से ही प्रश्न कर रहे हैं। तो हुम का क्या किसमें ये होता है, ऑब्जेक्ट के लिए इसको सब्जेक्ट में बदलना है तो हु में बदल दिया जाता है हु को, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब रूल है कि आता है डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब भी आएगा हमेशा। बी बीन बींग अगर जरूरत है तो यहाँ पे आएंगे, थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये तीनों रूल, तीसरा चौथा और पांचवा रूल, ये तीनों रूल सेम चल रहे हैं। whom डू यू लाइक वाक्य है आपके सामने, whom डू यू लाइक, whom किस में बदल गया, who में, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में बदलता है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। तो हु आपको उसको सिंगुलर मानना पड़ेगा और उसी हिसाब से यहाँ पर इज आएगा। whom डू यू लाइक, हम इसको सिंगुलर मानते हुए इज यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, और फिफ्थ रूल कहता है कि यूज सब्जेक्ट को किस में बदल दो, ऑब्जेक्ट में बदल दो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में यहाँ बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके और एक्सरसाइज देखते हैं। whom कैन आई सेंड दिस मैसेज, तो whom का क्या हो गया, बाय whom का हो गया who। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे आ गई। बी बीन बिंग रूल था कि मॉडल होता है तो मॉडल किस में बदलता है, कैन बी में बदलता है, तो बी बीन बिंग अपनी जगह पे आ गए। ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट एक किस में है तो उसको यहाँ रख दिया, बाय आ गया, और यहाँ पे आई किस में बदल गया, सब्जेक्ट है वो मी में बदल गया, तो बाय मी हो गया। ठीक, whom हैव यू इनवाइटेड, whom किस में बदल गया, who में, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म बदलता है, हैज हैव प्लस बीन
प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। ठीक है, तो हु अब यहाँ सिंगुलर ही मानते हुए हैज बीन, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय, और यू सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट में बदल गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बदल दिया, तो ये यहाँ पे आ गया हूम। ठीक है, whom were they calling, तो whom का who was verb प्लस ing was verb प्लस being में बदलता है, was being आ गया, यहाँ पे word की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये हो गया whom वाले वाक्यों को पैसिव में बदलना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस, बहुत फंसाने वाले रूल्स है बेसिकली ये। आगे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रार्थना सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। Imperative sentence is a sentence that shows either request, order और advice, इनको शो करते हैं। Imperative sentences वो वाक्य है जो निवेदन, आज्ञा या सलाह को बताते हैं। Imperative जो सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ये पहचान है कि इंपेरेटिव वाक्य जो होते हैं या तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डू नॉट से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, या फिर लेट से शुरू होते हैं। ये फोर्थ टाइप हो गया। तो एक, दो, तीन और ये चार, चार तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म वाले जो वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे मैं कहता हूं हेल्प माई फ्रेंड, हेल्प माई फ्रेंड, ये हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव है। और इसका क्या रूल होता है, इसी को देखते हैं। इसके रूल के लिए देखिए दो तरीके से इसके पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट है। दूसरा स्टेप ऑब्जेक्ट लिखो, बी लिखो। तीसरा स्टेप और चौथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। जैसे मैं कहता हूं हेल्प माई ब्रदर, तो हेल्प माई ब्रदर का क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, सॉरी माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड आपका क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो लेट सबसे पहले लिख दिया, तो लेट माई फ्रेंड, तो लेट हो गया, माई फ्रेंड हो गया। और रूल के हिसाब से बी आना चाहिए। देखो लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, रूल के हिसाब से बी आ गया। और हेल्प का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, हेल्प। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, ये चार स्टेप में हमने इसको बना दिया। लेकिन इसमें एक और ध्यान में रखना कि रूल, इसके अलावा एक और रूल है। और वो रूल क्या है कि आप इसको एक तरीके से और पैसिव बना सकते हैं। इसमें यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड और टू, इसके बाद में शेष वाक्य ऐसे भी बदल सकते हैं। जैसे अब ये वाक्य था, मान लीजिए इसी वाक्य को मैं कहता हूं हेल्प माई फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर, अब ये मान लीजिए कि रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, ये आ गया ना, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू आएगा और उसके बाद में बचा हुआ वाक्य है शेष वाक्य, तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प माई फ्रेंड। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो उसका पैसिव लेट से नहीं बनता है। अब ये कैसे, इस रूल को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं हो, मान लीजिए कि इसमें एग्जांपल मैं कहता हूं, डायरेक्ट बोलता हूं राइट, मैंने कहा सिर्फ इस वाक्य को पैसिव में बदलो। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दे दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको पैसिव में बदलना है। तो ऐसे में फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य में इसको लेट से, आप वो कहता है कि रूल कहता है कि लेट से इसको नहीं बना सकते। तो इसका एक ही रूल है, इसे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ये जो सेकेंड स्टेप है इससे ही आप पैसिव में इसको बदल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, यू आर ordered to write, ये इसका पैसिव हो गया। राइट अगर सिर्फ इतना ही एक वाक्य दे दिया तो यू आर ऑर्डर्ड टू राइट। मैं कहता हूं रन, तो यू आर ऑर्डर्ड टू रन। आया समझ में। लेकिन इसका लेट से फिर नहीं बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट से कभी पैसिव इसका नहीं बन सकता। आगे, लेट वाले वाक्य में अगर सलाह का भाव हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए शुड बी का भी प्रयोग हो सकता है। सलाह का भाव कैसे हो सकता है, जैसे कि मैं कहता हूं हेल्प
द पुअर, अभी द फ्रेंड था, अब मैं कहता हूं हेल्प द पुअर। तो इसमें क्या हो सकता है कि लेट हो गया पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट द पुअर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कहता है कि इसमें शुड बी का भी प्रयोग होता है। तो लेट द पुअर शुड बी तीसरा स्टेप, और चौथा स्टेप क्या हो गया, हेल्प, ये हो गया फोर्थ स्टेप। आया समझ में? तो इस तरीके से शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म से भी इसको पैसिव में बदल सकते हैं। अब इसके कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों की। फर्स्ट है टेल द ट्रुथ, दोनों तरीके से देखो मैं इसमें मैंने बना दिया। टेल द ट्रुथ का क्या हो गया, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बी हो गया, थर्ड फॉर्म लेट द ट्रुथ बी टोल्ड, या यू आर एडवाइज्ड टू और टेल द ट्रुथ, ये फिक्स दिया हुआ है। टू फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू आ जाएगा, और शेष वाक्य जो है वो आ गया टेल द ट्रुथ, है ना। तो इसका यू आर एडवाइज टू टेल द ट्रुथ। मॉप द रूम, अगला जैसे देखो इसमें आता है मॉप द रूम, ये ऑब्जेक्ट है द रूम, ठीक है। तो लेट हो गया पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट हो गया दूसरा स्टेप, बी हो गया तीसरा स्टेप, और थर्ड फॉर्म हो गई चौथा स्टेप। तो लेट द रूम बी मॉप्ड। अब मान लो ये ऑर्डर है, ऑर्डर का भाव है, तो यू आर ऑर्डर्ड हो गया पहला स्टेप, टू हो गया, और शेष वाक्य हो गया तीसरा स्टेप। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप में हमने इसको इसको कन्वर्ट कर दिया पैसिव में। नेक्स्ट, सबमिट योर रिपोर्ट। तो लेट योर रिपोर्ट, लेट हो गया रूल के हिसाब से, ठीक है, और योर रिपोर्ट है ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, बी हो गया रूल के हिसाब से हो गया, और फिर सबमिटेड हो गया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आया समझ में? या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू और सबमिट योर रिपोर्ट, इस तरीके से भी ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प द पुअर, ये हमने देख लिया, लेट द पुअर बी हेल्प, या यू द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये हमने अभी देख ही लिया था। आगे देखते हैं कि अगर वाक्य डू नॉट से शुरू होते हैं तो क्या रूल होता है। डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, अगर कोई भी वाक्य डू नॉट से शुरू होता है तो ये भी क्या होता है, इंपेरेटिव होता है, ठीक है। और इंपेरेटिव वाक्यों के डू नॉट से शुरू होने पर दो रूल है। एक तो ये हो गया आपके सामने, लेट, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बिगड़ गई, लेट ऑब्जेक्ट, उसमें फर्स्ट फॉर्म वाले में बी था, इसमें क्या हो जाएगा, नॉट बी, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। और एक और स्ट्रक्चर है वो अभी आपके सामने यहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। ये भी क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, डू नॉट वाले में टू की जगह क्या हो जाएगा, नॉट टू, बाकी सारे रूल सेम है। तो बहुत ही इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डू नॉट प्लक फ्लावर्स, तो लेट हो गया रूल के हिसाब से, फ्लावर्स हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, बी की जगह नॉट बी हो जाएगा, नॉट और बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म, या यू आर ऑर्डर्ड पहला स्टेप, नॉट टू सेकेंड स्टेप, प्लग द फ्लावर्स तीसरा स्टेप। अगला डू नॉट मेक नॉइस, तो क्या हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट नॉइस नॉट बी और मेड, ठीक है। या यू आर रिक्वेस्टेड पहला स्टेप, डू नॉट का नॉट टू और मेक नॉइस। अगला डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब, ब्राइब एक्सेप्ट मत करो, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, लेट आ गया पहला रूल, ऑब्जेक्ट आ गया दूसरा रूल, नॉट बी आ गया तीसरा रूल, और एक्सेप्टेड, तो लेट ब्राइब नॉट बी एक्सेप्टेड, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू एक्सेप्ट ब्राइब, ये हो गया इसका एक और एग्जांपल। अगला देखिए, प्लीज और काइंडली से जो वाक्य शुरू होते हैं उनके पैसिव कैसे बदलते हैं। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव, बहुत ही सिंपल रूल है। प्लीज और काइंडली में जो रूल है वो ये कहता है कि आप इसमें कुछ नहीं करना, प्लीज और काइंडली तो हट जाएगा वाक्य में से, और यू आर रिक्वेस्टेड आ जाएगा, टू या नॉट टू, ये ध्यान में रखना है, टू या नॉट टू।
अगर प्लीज और काइंडली वाले वाक्य में, ठीक है, प्लीज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब तो क्या आएगा, टू। और इसी में अगर मान लीजिए डू नॉट आ जाता है तो क्या आ जाएगा, नॉट टू। ये दो रूल है। जैसे प्लीज टेक ऑफ योर शूज, प्लीज टेक ऑफ योर शूज, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड आ गया। ठीक है, यहाँ वाला रूल फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहां पर आ गया टू, और टेक ऑफ योर शूज को एज इट इज लिख दिया। तो यहां पर ये हो गया इसका, काइंडली डू नॉट टच दिस स्टैच्यू। तो काइंडली का क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, डू नॉट का क्या हो गया, नॉट टू, और टच दिस फ्रेम का, टच दिस स्टैच्यू का तीसरा स्टेप हो गया। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच दिस स्टैच्यू। अगला, प्लीज सिंग दिस सॉन्ग फॉर मी, तो प्लीज आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड हो गया। अब प्लीज और काइंडली जो है इस ऐसे वाक्यों में प्लीज या काइंडली अगर आता है तो इनको आपको पैसिव में यूज नहीं करना। तो यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो टू आ गया, और बचा हुआ वाक्य सिंग दिस सॉन्ग फॉर अस। या प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ये हो गया प्लीज और काइंडली वाले वाक्य का पैसिव। अगला लेट वाले वाक्य है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हो गई है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, लेट वाले वाक्य में क्या होगा, अगर कोई वाक्य लेट से शुरू होता है उसमें क्या होगा, लेट का तो लेट रह जाएगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बी का बी, और थर्ड फॉर्म, मतलब ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ही रूल हो गया ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो लेट का क्या होता है, लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म। इसमें एक और क्या होगा, बाय आएगा पांचवा स्टेप, और लेट के बाद वाला शब्द है वो छठा स्टेप, एज इट इज लिख दो। इसका एक और रूल है, वो भी और देख लेते हैं। जैसे लेट हर टेक दिस पेन, अब वाक्य आपके सामने है, लेट हर टेक दिस पेन, तो लेट आ गया पहला रूल, ठीक है, दिस पेन दूसरा रूल ऑब्जेक्ट आ गया, थर्ड रूल बी आ गया, फोर्थ रूल थर्ड फॉर्म आ गई, फिफ्थ रूल बाय आ गया। और ये जो हर है, लेट के बाद वाले शब्द को एज इट इज यहां पर लिख दो। ये लिखा हुआ है कि लेट के बाद वाला शब्द, ये जो आपके सामने ये लिखा है लेट के बाद वाला शब्द, इसका मतलब ये कि इसको बिना कन्वर्ट किए हुए आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, लेट सुमन सिंग अ सॉन्ग, तो लेट तो आ गया पहला रूल, सुमन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, बी हो गया तीसरा रूल, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म चौथा रूल, बाय आ गया, और लेट के बाद वाला शब्द सुमन है तो ये हो गया आपकी छठा रूल। ठीक है, तो ये बन गया इसका लेट वाले वाक्य का। अब है लेट हिम गो, तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो आपको मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बताया था, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बी हो गया, और थर्ड फॉर्म। अगर प्रोनाउन आता है तो जैसे इस वाक्य में क्या हो गया, लेट के बाद में ये प्रोनाउन है ना, अब कोई ऑब्जेक्ट आगे नहीं है तो लेट का लेट हो गया, हिम का हिम हो गया, और गो का क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो क्या होगा, बी प्लस उसी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लेट हिम बी गॉन, या लेट हर डांस, लेट हर बी डांस्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपके लेट वाले वाक्य का पैसिव बनाना। अब आगे देखते हैं कि नोबडी या नो वन से कोई वाक्य शुरू होता है तो उसका पैसिव बने कैसे बनेगा। अगर कोई भी वाक्य नो वन या नोबडी से शुरू होता है तो उनको पैसिव में कभी भी यूज नहीं किया जाता। अगर कोई वाक्य नो वन या नोबडी से शुरू होता है तो उनको पैसिव में कभी यूज नहीं करते, पहला रूल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वाक्य को नकारात्मक बनाना पड़ेगा और फिर पैसिव बनेगा। तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने, ये आपको स्ट्रक्चर यूज करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, कि आपको आप कभी गलती नहीं करना। रूल वही है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होगा, नेगेटिव बनाना है। अब वाक्य क्या है, जैसे मैं यहां पे आपको बता देता हूं, जैसे नो वन लाइक्स हिम, इसको आपको बाय करके कभी नहीं लिखना होता है, तो नेगेटिव मीनिंग कैसे दोगे आप, तो वाक्य को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो हिम ऑब्जेक्ट है ना, ये बदल जाएगा ही में, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, ये बदलता है इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ही इज हो गया। फिर नॉट आपको अपने मन से लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए, तो ही इज नॉट लाइक्ड, ये इसका पैसिव बनता है।
नो वन नो बडी को पैसिव में नहीं लिखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसीलिए इसका पैसिव हमेशा नेगेटिव में ही बनता है। ये आपके सामने एग्जांपल है, नो वन हेल्प मी, तो नो मी का क्या हो गया, आई हो गया। सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, ये बदलती है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। अब इसमें नॉट और लगाना है, तो आई वॉज नॉट और थर्ड फॉर्म हेल्प। नो बडी कैन सिंग दिस सॉन्ग, तो दिस सॉन्ग कैन हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो कैन नॉट, मॉडल है तो बी आना ही है, और थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, सिंग की संग। नो वन हैज टेकन दिस पिक्चर, तो हिज पिक्चर्स हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैज हैव प्लस बीन में, तो इसमें हैज हैव में से हैव आएगा क्योंकि पिक्चर्स है, तो हैव नॉट और बीन और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय करके यहाँ पे बाय करके कुछ नहीं लिखा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नोबडी इज प्रोटेक्टेड, नोबडी इज प्रोटेक्टिंग कर दो इसको, है ना, नोबडी इज प्रोटेक्टिंग द एक्टर, तो द एक्टर इज आर एम प्लस आई एन जी, इज आर एम प्लस बींग में बदलेगा, इज आर एम प्लस बींग में बदलेगा ये, तो द एक्टर इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ गया, बीइंग आ गया रूल से, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से ये हो गया आपके नो वन नो बडी वाले वाक्य का। अगला एक और इंपॉर्टेंट रूल है, कॉजेटिव जो वर्ब्स होती है उनका आपको अगर पैसिव बनाना हो, ठीक है, तो कॉजेटिव वर्ब्स का कैसे बनता है वो भी देख लीजिए। कॉजेटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें आप काम खुद नहीं करते, आप काम किसी से करवाते हो, प्रेरणा सूचक प्रेरणार्थ वाक्य हो गए। तो ऐसे में हम मेक वाले वाक्यों को देखेंगे, ठीक है। तो मेक वाले वाक्यों में क्या स्ट्रक्चर होगा, इसमें जैसे ये एग्जांपल ही देख रहे, ही मेड मी क्राई, ही मेड मी क्राई। अब इसमें ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमें आगे लाना होगा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब और के सारे रूल सेम है। अब जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, वॉज या वर में, तो यहाँ पे आई के साथ में क्या आएगा, वॉज, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। फॉर्म ऑफ मेक, ठीक है, तो अब यही यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है वो इस यहीं पे आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेक मतलब मेड आएगी, तो ये आ गया। फिर टू लगाना है, टू रूल के हिसाब से लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और कुछ है नहीं। अब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाय और हिम। आई वॉज मेड टू क्राई बाय हिम, ये रह गया था, तो बाय हिम यहाँ पर ये इसमें ऐड कर दिया हमने। आगे देखते हैं, शी हैज मेड मी कुक फूड, तो मी से बनाना है, तो मी का हो गया आई, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म किसमें बदलेगा, हैज हैव प्लस बीन और थर्ड फॉर्म मेड, तो आई, अच्छा आई है ना, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, आई हैव बीन मेड, ठीक है। टू रूल के हिसाब से आ गया, और फर्स्ट फॉर्म जो भी कुक है वो आएगी, और उसके बाद में बाय आ गया, और शी का क्या हो गया, हर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, आई मेक हर राइट ऐसे डेली, तो शी हो गया यहाँ पर, ये इधर फर्स्ट फॉर्म है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दिया, टू रूल के हिसाब से राइट फर्स्ट फॉर्म, ऐसे हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये आ गया डेली, और बाय प्लस आई किस में बदल गया, मी में बदल गया, तो बाय मी हो गया। नेक्स्ट है लेट वाले जो वाक्य है उनका पैसिव, ठीक है। तो लेट वाले वाक्यों को पैसिव बनाना है, इसका क्या रूल है इसको देख लेते हैं। तो लेट वाले वाक्यों का पैसिव बनाना, ऐसे वाक्य जिसमें लेट क्या होता है, वर्ब के रूप में आता है, और जिसका मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट का सेंस होता है, ठीक है। लेट का मतलब अलाउ करने का सेंस हो गया, ठीक है, वर्ब के रूप में आता है। तो ऐसे वाक्यों को स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए, यहाँ पे ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लेट, फर्स्ट फॉर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट वाले वाक्य में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही। अब जैसे आई लेट हर गो, अब लेट यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया वर्ब के रूप में,
अलाउ करने का सेंस होता है इसका। लेट का मतलब अलाउ। तो हर का क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, शी हो गया, ये यहाँ पे रूल बता ही रहा है, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर का शी हो गया। यहाँ पे लेट है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये किस में बदल गया, वॉज या वर्ब में, शी वॉज हो गया। लेट रूल के हिसाब से आना है तो लेट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म आनी है देखो यहाँ पर, तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर, फिर बाय हो गया, आई का क्या हो गया, मी। नेक्स्ट है ही लेट्स मी स्लीप, ठीक है, ही लेट्स मी स्लीप। अब देखो ही आ गया, लेट्स आ गया, तो लेट्स है फर्स्ट फॉर्म, एस एंड एस है, तो ये किस में बदलता है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। तो मी का क्या हो गया, आई हो गया, इज आर एम ऐसे क्या आएगा, इसमें एम आएगा, फिर लेट यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ये ध्यान में रखना। लेट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, लेट, लेट और लेट। ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गई थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म हो गई, लेट जो है थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म बाय, और यहाँ पे ही का क्या हो गया, हिम। आई एम लेट स्लीप बाय हिम। आगे बढ़ते हैं, कुछ अदर पैसिव देखते हैं, कुछ ऐसे पैसिव जिनके रूल अलग तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, उनके पैसिव बनाने के क्या रूल होते हैं। जैसे फर्स्ट है हैज टू, हैव टू, प्लस इसमें क्या होता है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका रूल क्या होता है, हैज टू हैव टू प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैज टू बी प्लस हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, विल हैव टू प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, is to, are to, am to plus first form, is to, are to, am to, be plus third form। तो इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं सारे, वॉज टू वर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो वॉज टू वर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि अबाउट टू होता है, तो वो भी किस में बदल जाएगा, अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, ये भी एक रूल होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टू पास दिस एग्जाम, तो दिस एग्जाम ऑब्जेक्ट हो गया, हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्या हो किस में बदलता है, हैज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, और बाय रूल के हिसाब से आई किस में बदल गया, मी में। शी हैज टू टेक टेस्ट, तो रेस्ट, तो रेस्ट आ गया यहाँ पर, हैज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, बाय हो गया और हर हो गया। ये रूल टेबल से देख करके उतारने हैं। दे हैड टू वॉश क्लोथ्स, तो क्लोथ्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में बदलेगा, हैड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आगे देखते हैं, द ओल्ड मैन विल हैव टू साइन इट, तो इट ऑब्जेक्ट हो गया, विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो विल हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, फिर बाय हो गया, द ओल्ड मैन हो गया। इज टू, आर टू, एम टू, तो एम टू है, ये किस में बदलेगा, ये एम टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा, तो अ लेटर इज टू बी रिटर्न बाय, आई का मी हो गया। शी वॉज टू ज्वाइन दिस जॉब, अगला वाक्य, तो दिस जॉब वॉज हो गया, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, और बाय शी का क्या हो जाएगा, हर। आया समझ में, तो इस तरीके से ये हो गया आपके कुछ और वाक्य इसके। अगला, अगला वाक्य देखते हैं, आई एम गोइंग टू लीव दिस सिटी, तो इज आर एम प्लस गोइंग टू किस में बदलता है, गोइंग टू है ना, तो गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो दिस सिटी ऑब्जेक्ट है ना, ये आ गया, दिस सिटी ऑब्जेक्ट आगे, इज आर एम प्लस आई एन जी है, तो इज आर एम प्लस इज आर एम का इज आर एम रहेगा, गोइंग टू बी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इज का इज रह गया, सिटी सिंगुलर है, तो गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और आई का क्या हो गया यहाँ पर, मी हो गया। वी वर गोइंग टू बीट हिम, तो हिम का क्या हो गया, ही वॉज गोइंग टू, तो वॉज वर प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म,
तो ये हो गया was going to be प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक, गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय, और वी का क्या हो गया अस। अगला आई एम टू टीच देम, तो देम का क्या हो गया दे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन सकता है लेकिन यहां पे दे होता है ना, तो ये बाय देम नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। तो दे हो गया, इस आर एम में से आना है, दे के साथ आर आएगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय, और आई का क्या हो गया मी। शी हैज टू डिस्पैच लेटर्स, तो लेटर्स ऑब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हैज है तो हैज है प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये बदलेगा हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है, लेटर्स प्लूरल है ना, तो हैव टू बी थर्ड फॉर्म बाय, और शी का क्या हो गया हर हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया आपके कुछ और सेंटेंसेस इसके। यू आर टू कीप इट सीक्रेट, तो इट हो गया ऑब्जेक्ट, इज आर एम प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में बदलता है, इज आर एम प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, ये बदल गया, ये और पीछे आ गया सीक्रेट का सीक्रेट और बाय यू, तो ये हो गया आपके। अगला डबल ऑब्जेक्ट्स वाले कुछ वाक्यों के पैसिव देख लेते हैं। कई वाक्यों में क्या होता है दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मैंने पहले बता ही दिया था। जैसे मैं कहता हूं शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे क्या दिया, तो अ पेन। उसने पेन किसे दिया, तो क्या आ जाएगा मी, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, तो इन दो ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना है तो दोनों से पैसिव बन सकता है, यही हम यहां देखने जा रहे हैं कि दोनों से पैसिव कैसे बनता है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई गिफ्टेड हिम अ पेन, तो सबसे पहले हिम से बनाते हैं, हिम का क्या हो गया ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस में बदलेगा वॉज वर्ब में, तो वॉज वर्ब में से ही के साथ वॉज आ गया, थर्ड फॉर्म गिफ्टेड आ गया, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वैसे ही रह गया, बाय हमारा चौथा रूल था, आई बदल गया मी में, ये अपना हो गया फिफ्थ रूल। आगे अब अगर अ पेन से बनाना है तो अ पेन सबसे पहले आ गया, सिंगुलर है तो वॉज आ गया, ये आ गया थर्ड फॉर्म। फिर इसमें एक थोड़ा सा चेंज करना है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, अब ये ध्यान में रखना, आपने व्हाट से जो क्वेश्चन किया है और जो ऑब्जेक्ट आया ये क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर होम से प्रश्न किया और जो ऑब्जेक्ट आया तो वो क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लिखना पड़ेगा, ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे शी सेंड्स देम मैसेजेस, तो देम का दे हो गया, इज आर एम प्लस जो ये फर्स्ट फॉर्म एस एन डी एस किस में बदलता है इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में, तो दे आर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट हो गया, मैसेजेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, बाय आ गया और शी का हर हो गया। अब मैसेजेस से बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो क्या हो गया आर हो गया इज आर एम में से, थर्ड फॉर्म वही हो गया, ये यहाँ पे टू देम, तो टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ये याद रखना है इसमें, और इसमें कोई विशेष कुछ नहीं है। द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो मी का क्या हो गया आई, सेकंड फॉर्म है तो किस में बदलेगा वॉज वर्ब में, तो वॉज आ गया, थर्ड फॉर्म हो गई आस्क्ड, अ क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय प्लस टीचर हो गया। अब अ क्वेश्चन से बनाया तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, अब ये आपके हो गया टू मी और बाय द टीचर हो गया। वैसे ही सेम दिस इंसिडेंट हैज टॉट मी अ लेसन, तो आई हो गया, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदल गया, अ लेसन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय दिस इंसिडेंट। अब अ लेसन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म तो हो ही गया, ये टू मी हो गया, ये हो गया टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाय दिस इंसिडेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, समाप्ति पे है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कई बार क्या होता है मैंने बताया था कि हर बार बाय प्रेपोजिशन यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ना कोई प्रेपोजिशन आता है, बट मैक्सिमम रूल ये है कि बाय प्रेपोजिशन आता है, लेकिन कुछ अन्य भी प्रेपोजिशन यूज होते हैं मैंने बताया ना, तो इन है, इन वर्ब्स के साथ में इनका यूज होगा, इंटरेस्टेड इन, कंटेन्ड इन, कंसिस्टेड इन और एम्बडीड इन।
वैसे ये टू होता है तो नोन टू, मैरिड टू, ऑब्लाइज टू। विद है तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, डिसगस्टेड विद, प्लीज्ड विद, ऑफेंडेड विद, डिसअपॉइंटेड विद। ठीक है। और एट क्या होगा, सरप्राइज्ड एट, अनॉयड एट, अलार्म्ड एट और वेक्स्ड एट। ये सारे रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें किसी में भी आप बाय का यूज कभी नहीं करोगे। कंसिस्टेड बाय, मैरिड बाय, सेटिस्फाइड बाय, अनॉयड बाय, वेक्स्ड बाय, सरप्राइज्ड बाय कभी नहीं होगा। बस यही इसमें रूल में याद रखना है। ये कुछ इसमें प्रैक्टिस है आपके सामने। दिस नॉवेल कंटेन्स मैनी कैरेक्टर्स, तो मैनी कैरेक्टर्स ऑब्जेक्ट आ गया। रूल सारे अब वही है। इज आर, ये फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस है तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म है, तो प्लूरल था तो आर आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पे देखिए इन हो गया, ये जो हमने अभी लिखा था कि कंटेंट है तो इन आता है, तो ये इन आ गया यहाँ पर। और दिस नॉवेल, इसमें ये आगे वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर के पीछे आ गया। आई नो हर वेरी वेल, तो हर का क्या हो गया, शी। फर्स्ट फॉर्म है वो किस में बदल गया, इज, आर और एम में, तो शी इज हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। अब देखो टू वाले में, ये नोन टू, तो नोन टू हो गया, बाय नहीं होगा, मी हो गया और वेरी वेल आ गया। तो बस यही रूल्स है, और क्या है, इसमें कुछ नहीं है। योर बिहेवियर डिसगस्ट्स मी, तो आई हो गया मी का, फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस है तो एम प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। डिस्गस्टेड विद होता है हमेशा, ये याद रखना है। योर बिहेवियर हो गया, तो यहाँ पे योर बिहेवियर हो गया, ऑब्जेक्ट बन करके ये आ गया पीछे। हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड हिज फादर, तो हिज फादर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म है तो ये किस में बदल गया, वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म में, तो वॉज सरप्राइज्ड हो गया। अब यहाँ पे एट आएगा, बाय नहीं आएगा, और हिज रिजल्ट सेम। बार्किंग ऑफ डॉग्स अलार्म्ड हिम का क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये बदल गया सब्जेक्ट में ही में, तो ही हो गया यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर आएगा प्लस थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। एट, बस ये याद रखना है, बार्किंग ऑफ डॉग्स ये पूरा सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स। अब बस समापन पे है, थोड़ा सा बस ये देखना है कि कुछ और भी ऐसे पैसिव है जो किसी रूल से नहीं बनते, हमको उनको याद ही रखना है कि कैसे उनका पैसिव बनता है। तो ये पैसिव मिसलेनियस हो गए, विविध हो गए, तो ऐसे कुछ विविध और पैसिव है जो हमें याद रखने हैं। पीपल से दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, हमें पैसिव सिर्फ इसका बनाना है। पीपल तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, से फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म का क्या होता है, इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें फिक्स से का इज प्लस थर्ड फॉर्म हो गया ना, ये इज और थर्ड फॉर्म, इट से शुरू करना है इंट्रोडक्टरी से। इट इज सैड, और दैट के बाद का वाला वाक्य पूरा का पूरा आ गया। सेम, एवरीवन नोज दैट ही इज अ टेररिस्ट, तो एक तो होगा देखो, इट इज नोन दैट ही इज अ टेररिस्ट, या ही इज नोन, ही से हो गया ना, ही इज नोन टू बी अ टेररिस्ट, ये आपको याद ही रखने हैं। दे बिलीव दैट दिस गवर्नमेंट विल चेंज द नेशन, ऐसे वाक्य होते हैं ना, दो पार्ट में आते हैं, दे बिलीव और द न्यू गवर्नमेंट विल चेंज द नेशन। इन वाक्यों के लिए स्पेशल कुछ रूल्स है। दे बिलीव का क्या हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड, जो कि फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, इट इज बिलीव्ड, दैट वाला वैसा पूरा आ गया यहाँ पे। वी मेड हिम द चीफ मिनिस्टर, ये मेड पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मल हो गया, तो हिम का क्या हो गया, ही, मेड हो गया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर प्लस मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, तो ही वॉज मेड हो गया। द चीफ मिनिस्टर इसमें हो गया, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ गया, बाय हो गया, और वी का क्या हो गया, अस। आई सॉ हिम रन फ्रॉम द हाउस, तो हिम, आई सॉ हिम, तो ही वॉज सीन, ये पैसिव बन गया। टू रन फ्रॉम द हाउस पूरा आ गया, और बाय मी हो गया यहाँ पर। आई सॉ हिम है ना, तो ही वॉज सीन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी सॉ, तो इसमें क्या बन गया, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म सी की सीन हो गई, तो ये बन गया इसका वाक्य। ये कुछ आपको एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है, याद रखने पड़ेंगे। पीपल इलेक्टेड हिम द डायरेक्टर, तो पीपल इलेक्टेड हिम, तो ही हो गया हिम का, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वॉज इलेक्टेड, और द डायरेक्टर,
पीपल यहां पर नहीं आएगा, ये याद रखना है। इट इज टाइम टू चेंज द गवर्नमेंट, ऐसा वाक्य आता है तो इट इज टाइम फॉर फिक्स हो गया द गवर्नमेंट, और टू चेंज जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये किस में बदल जाएगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। इट इज टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू बी चेंज। अब इसमें भी देखो टू यूज है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देयर इज नो पेपर टू बी वेस्टेड, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। देयर इज मच फूड टू इट, देयर इज मच फूड टू बी ईटन। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक द राइट डिसीजन, इट इज टाइम फॉर द राइट डिसीजन, और ये टू बी टेकन। बहुत कॉमन है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, थोड़ा सा उलझाने के लिए ऐसे वाक्य पूछते हैं। ठीक है, अब आई सॉ हिम स्टील ज्वेलरी, तो आई सॉ हिम, इसको देखो, हिम का ही हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ही वॉज सीन, और टू स्टील ज्वेलरी, और बाय मी। आई रिमेंबर दैम हेल्पिंग मी इन कोलकाता, तो आई रिमेंबर बीइंग हेल्प्ड, याद रखना पड़ेगा इन कोलकाता, इनमें कोई रूल नहीं है, एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है। राहुल विशेज दैट हिज मदर शुड लर्न इंग्लिश, राहुल विशेज एज इट इज, इंग्लिश आ गया ये ऑब्जेक्ट, टू बी लर्नड बाय हिज ब्रदर। आगे देखते हैं, आई वॉन्ट पीपल टू कॉल मी गुरु, तो आई वॉन्ट टू बी कॉल्ड गुरु, आई वॉन्ट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, टू बी कॉल्ड हो गया बस यहां पर। When I reached office, I saw the peon steal some important documents. When I reached office, the peon, अब देखो I saw the peon, तो peon was seen है ना, सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म was verb प्लस थर्ड फॉर्म है, और was seen to steal some important documents। तो ये कुछ स्टूडेंट्स एक्सेप्शनल सेंटेंसेस हो गए। तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि इस पूरे वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन यहाँ पर आपके सारे के सारे रूल्स विद so many examples, I have tried to explain all the rules one by one. I think that all the rules have been collected here in the single video, so this will help you a lot in your competitive exams. So with this purpose, I just made this video again and converted my two videos into one video, just to help you have the whole content in single video. So this is all I had for this passive voice। इसकी कुछ एक्सरसाइज आने वाले समय में हम फिर देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।